नमस्कार, आप सभी का स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है आपदा प्रबंधन का सेकंड नंबर का लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है कि भाई आपदा क्या है, आपदा कैसे आती है, आपदा के प्रकार कैसे होते हैं, मतलब आपदा के पूर्व हमें क्या करना होता है, आपदा के बाद क्या करना होता है, आपदा के दौरान क्या करना होता है। ये सारी बातें हमने पहले लेक्चर में की हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में, जो कि आपका 2005 में आया था। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू होता है। तो कभी कभी डेट के साथ में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई 23 दिसंबर 2005 को लागू हुआ, 1 जनवरी 2005 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2006 को लागू हुआ। तो इस तरीके से पूछ लेंगे भाई आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आपका आया वो कब लागू हुआ। तो आपको बताना है 23 दिसंबर 2005, डेट के साथ आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये आता है इसमें टोटल जो अध्याय होते हैं वो 11 होते हैं। 11 अध्याय होते हैं और 79 धाराएं होती हैं। 79 धाराएं होती हैं। जैसे संविधान में आपको पता है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। उसी तरीके से यहाँ पे 11 अध्याय, 79 धाराएं हैं और ये सब आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 का आता है, वो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं कि ये कह दे कि भाई हम इसे लागू नहीं करेंगे। सबको लागू करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो इसकी परिभाषा दी गई है आपदा प्रबंधन की, ये कहाँ दी गई है? ये धारा 2D में दी गई है। जैसे 79 धाराएं हैं तो उसमें जो धारा 2D है उसमें बताया गया कि भाई आपदा क्या है। इसके तहत आपदा को किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली एक महाविपत्ति, दुर्घटना या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वही आपदा है। और ये परिभाषा धारा 2D में है। ये सब याद रखना जरूरी, क्योंकि ऑप्शन आएंगे ऐसे 2D, 3D, 4D, 5D। पूछेंगे भाई इसमें जो आपदा प्रबंधन की परिभाषा दी गई थी आपदा अधिनियम 2005 के अनुसार, वो किस धारा में है? तो 2D बताना है आपको बस। अब जो ये अधिनियम आया इसकी आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी? भाई वाज इट नीडेड? तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि भाई अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो भारत सरकार का पहले दृष्टिकोण था वो था राहत और पुनर्वास का, कि भाई वहीं तक सीमित है। तो तदर्थ दृष्टिकोण, एड हॉक अप्रोच, जब आपदा आ जाती थी तभी प्रशासनिक तंत्र जागता था। मतलब राहत और पुनर्वास करना कि भाई ठीक है बाढ़ आ गई है, अब सबको राहत और पुनर्वास दो, सबको खाना पहुंचा दो, सबका घर फिर से बनाएंगे, ये सब होता था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आने से पहले यही सारी चीजें थी कि भाई आपदा आएगी तो राहत पुनर्वास दे देंगे बस। दूसरा कारण था बड़ी आपदाओं का सबक। 1999 में ओडिशा में एक महाचक्रवात आता है, उसमें भारी जन धन की हानि होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं। 2001 में भुज गुजरात में भूकंप आता है और 2004 की हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी ने यह साबित कर दिया कि भाई बिना एक मजबूत कानून और पूर्व तैयारी के लाखों लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती। तो इससे आभास होता है कि भाई रोज रोज आपदा आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी जो है सुनामी आ रहा है, कभी चक्रवात आ रहा है। तो इसके लिए एक बढ़िया सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे लाखों लोगों की जान बचे। इसके अलावा संस्थागत शून्यता थी, मतलब संस्था थी, सारी चीजें थी, लेकिन जो है एक वैधानिक संस्था नहीं थी जो सारी चीजों को हैंडल करे। क्योंकि जो भी संस्थाएं बनी थी उनमें समन मिटिगेशन को लेकर के, आपदा न्यूनीकरण जो होता है किस तरीके से करेंगे, कोई नीति जो है स्पष्ट नहीं थी। विभिन्न विभाग जो थे उनके बीच समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन सभी चीजों को देख करके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया जाता है और आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो परिभाषा दी गई है 2D में दी गई है। जो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया जाता है इसका एक ही उद्देश्य होता है
क्या उद्देश्य होता है कि भाई जो सरकार की एक तदर्थ जो है दृष्टिकोण है उसको बदलना है, दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित से बदल करके समन तैयारी और सक्रिय केंद्रित बनाना है। कहने का मतलब है कि भाई आपदा को इस तरीके से नहीं देखना है कि सिर्फ राहत और पुनर्वास के नजरिए से देखिए कि आपदा आ गई तो राहत पहुंचा देंगे, ठीक है, सामग्री पहुंचा देंगे, बल्कि समन तैयारी और सक्रियता केंद्रित बनाना है इसको। तो इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया। एकीकृत ढांचा, केंद्र से लेकर पंचायत यानी गांव के स्तर तक एक जवाबदेह और संस्थागत तंत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। क्योंकि जो पहले संस्थाएं थी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था, एक काम कर रहा है दूसरा आलसी की तरह बैठा हुआ है। यहाँ ये व्यवस्था की गई केंद्र से लेकर के एक गांव की पंचायत तक जवाबदेह संस्थागत तंत्र होना चाहिए। इसके अलावा जोखिम न्यूनीकरण की बात की गई। विकास की योजनाओं में आपदा शमन को अनिवार्य रूप से शामिल करना ताकि संपत्तियों का नुकसान कम हो। इसके अलावा त्वरित प्रतिक्रिया की बात भी की गई। आपदा के समय बिना किसी देरी के राहत सामग्री, खोज और बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को तैनात करना। की प्रोविजन क्या है भाई? त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा। जो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया जाता है ये त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा होता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। विशेषज्ञ बल का गठन, जो विशेषज्ञ बल आपके हैं एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इनका गठन किया गया है। आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना का प्रावधान कहाँ किया गया है? धारा 44 में किया गया है, ठीक है। विशेष निधियों का सृजन, आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि एनडीएमएफ का गठन किया गया। इसी प्रकार राज्य और जिला स्तर पर भी फंड बनाए गए। धारा 46 और धारा 47 से संबंधित है। धारा 46 किससे संबंधित है? एनडीआरएफ निधि से, और जो धारा 47 है वो एनडीएमएफ निधि से संबंधित है। एनडीआरएफ, एनडीएमएफ, एसडीआरएफ सबकी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझते चलिए। जैसे भाई जो आपका धारा 44 है उसमें बताया गया है कि भाई आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना करनी चाहिए, उसका प्रावधान दे रखा है धारा 44 में। इसके अलावा नागरिकों और अधिकारियों के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 51 से लेकर के धारा 60 तक किया गया है। टोटल 79 आपकी धाराएं हैं, 11 आपके जो हैं अध्याय हैं। तो धारा 51 से धारा 60 तक आपका क्या किया गया है? नागरिक और अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान। यदि कोई अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं करता है या कोई व्यक्ति झूठी चेतावनी फैलाता है या राहत सामग्री की कालाबाजारी करता है। मान लीजिए कि राहत सामग्री आई, किसी गांव में आग लग गई और एसडीएम साहब ने वो राहत सामग्री पूरी तरीके से नहीं बांटी जिस तरीके से आई थी। तो अगर इस पर किसी ने एक्शन ले लिया, किसी ने रिपोर्ट कर दी, बड़े अधिकारी से रिपोर्ट कर दी, शिकायत कर दिया गया बड़े अधिकारी से, तो एसडीएम साहब की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतना मान के चलिए, मतलब काला बाजारी आप नहीं कर सकते हैं। ये धारा 51 से 60 के बीच में जो भी धारा है उसमें बताया गया है। और जब ये काला बाजारी करेंगे तो इसमें जेल भी होगा, जुर्माने का भी प्रावधान है। जैसे कोविड-19 महामारी आई थी तो उसमें जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें नियमों को इसी अधिनियम के तहत लागू किया गया था कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते। तो जो लोग बाहर बहुत निकलते थे उनको जेल में भी डाल दिया जाता था। तो यही धाराएं थी 51 से 60, क्योंकि आप पालन नहीं कर रहे हैं जो सरकार ने आदेश दिया है। अब देखिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर की व्यवस्था। यहाँ एक मैप तैयार कर लेंगे दिमाग में आप, उसके बाद हम फिलहाल हर एक चीज की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आप दिमाग में रखें कि भाई इस तरीके से ये यहाँ से संबंधित है।
देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए काम करती हैं, वो आपका एनडीएमए है, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसी है जो आपदा के लिए काम करती है राष्ट्रीय स्तर पे, वो है आपकी एनईसी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। तो जो एनडीएमए, एनडीएमए मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो एनईसी है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके केंद्रीय गृह सचिव हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर नहीं सेक्रेटरी। एनडीएमए का काम है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां तैयार करना, राष्ट्रीय योजना तैयार करना और दिशा निर्देश तैयार करना। एनईसी जो है, एनईसी का काम क्या है कि एनडीएमए के निर्णयों को लागू करना और संकट के समय समन्वय करना, मतलब जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों में बढ़िया तरीके से। तो ये दो एजेंसी किसकी हैं? राष्ट्रीय स्तर पे हैं। एक एक एजेंसी की हम बात करेंगे, टेंशन मत लेना आप, बढ़िया तरीके से धारा वारा सब बताएंगे। जो 79 धारा है और 11 अध्याय, उनकी सब की बात करेंगे हम। जैसे जैसे बात करेंगे आपको याद करते चलना है। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पे आपका एसडीएमए होता है और एसईसी होता है। एसडीएमए का मतलब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसईसी का मतलब होता है राज्य कार्यकारी समिति। जैसे एनडीएमए में प्रधानमंत्री था, उसी तरीके से एसडीएमए मतलब राज्य लेवल पे देखेंगे तो मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि राज्य का एक हिसाब से सर्वे सर्वा कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। और जो एसईसी है, तो जिस तरीके से एनईसी में केंद्रीय गृह सचिव थे, वैसे एसईसी में राज्य कार्यकारी समिति में राज्य के मुख्य सचिव होंगे। एसडीएमए का काम क्या है कि राज्य की आपदा योजना बनाना, राष्ट्रीय नीति के अनुसार समन कार्यों की निगरानी करना। अब समन आ रहा है तो समन का मतलब क्या है? पहले जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया, समन का मतलब मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब न्यूनीकरण करना, आपदा जो आएगी उसके पहले उसकी व्यवस्था करना, या आपदा आ गई तो भी उसकी व्यवस्था करना कि भाई जो है किस तरीके से निपटा जाए। वहीं जो राज्य कार्यकारी समिति है, राज्य के प्रमुख सचिव के द्वारा राज्य स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और समन्वय करना, मतलब जो भी राज्य स्तर पर योजना है उनको क्रियान्वित करने का काम करती है एसईसी। जिला स्तर पे, तो जिला स्तर पे आपका होता है डीडीएमए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके जो हेड होते हैं जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, या जिला कलेक्टर कह लो या डिप्टी कमिश्नर। और जो सह अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का निर्वाचित प्रमुख। ये लोग करते क्या है? ये आपदा प्रबंधन की जमीनी इकाई है। स्थानीय स्तर पर समन, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना, ये सब करते हैं आपके जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, राज्य सरकार की भूमिका क्या है और स्थानीय सरकार की भूमिका क्या है, मतलब पंचायती राज और शहरी निकाय में। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। जो केंद्र सरकार की भूमिका होती है, ये होती है कि भाई समन्वय और दिशा निर्देश, अंतर मंत्रालयी और अंतर राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करना, केंद्रीय मंत्रालयों को अपनी विकास योजनाओं में आपदा जोखिम कम करने के निर्देश देना। ये जो होता है केंद्र सरकार की भूमिका होती है। सैन्य और तकनीकी सहायता देना, मतलब आवश्यकता पड़ गई तो सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों को प्रभावित राज्यों में तैनात किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में एक बार बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था, आर्मी वाले किस तरीके से मदद कर रहे थे। तो सैन्य तकनीक का उपयोग भी करती है केंद्र सरकार अगर कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो। वित्तीय सहायता, केंद्रीय बजट और वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को आपदा राहत कोष का हिस्सा जारी करना, मतलब राज्य को जो है एक अलग से कोष देना कि भाई अपना जो तुम्हारे यहाँ ये सब भूकंप आया है, बाढ़ आई है या ज्वालामुखी फट गया, कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए हम ये आपदा राहत कोष आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना या
सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को लागू करना। तो कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की अनुमति के किसी विदेशी देश से जो है फंडिंग नहीं ले सकता कि देखो हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है तो आप मदद कर दो, ऐसा नहीं है। वो केंद्र सरकार के जरिए से ही होगा। राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है जब आपदा आती है? तो जो सबसे बड़ी भूमिका होती है राज्य सरकार की वो ये होती है कि त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, मतलब बहुत फास्ट जो है एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। राज्य स्तर पर जो आपकी एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो आपकी है, और नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस को चुस्त दुरुस्त रखना। प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार, जिला प्रशासन के सहयोग से मौसम विभाग जो आपका है उसकी चेतावनियों को स्थानीय भाषा में आम जनता तक पहुंचाना। अब मान लीजिए कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में कोई आपदा आ गई है तो वहाँ हिंदी में थोड़े प्रसारित करेंगे, वहाँ पे जो तेलुगु तमिल भाषा है उसमें प्रसारित करेंगे, तभी तो सब लोग समझ पाएंगे। राहत शिविरों का संचालन, आपदा के समय विस्थापित लोगों के लिए भोजन, आश्रय, चिकित्सा और स्वच्छता सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ठीक है। अब देखिए स्थानीय सरकार की भूमिका क्या होती है जब भी आपदा आती है? तो सबसे बड़ी बात होती है समुदाय की भागीदारी, जो स्थानीय लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करना। जैसे अभी आपने देखा था जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो मॉक ड्रिल चलता था। तो मॉक ड्रिल में क्या होता है, जो भी अधिकारी लोग होते हैं, जो भी टीम होती है, वो जो समुदाय होता है, जो लोग होते हैं उनको जागरूक करते हैं कि भाई अगर बम गिरा तो क्या करोगे? लाइट अपनी बंद करके रखना है, लाइट मत खोल के रखना, नहीं जहाँ लाइट जलेगी वही बम गिरेगा। मान लीजिए भूकंप आने वाला है तो मॉक ड्रिल होगा तो बताएंगे ऐसे आपको घर से बाहर निकल के लेट जाना है, ये चीजें नहीं करनी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो मॉक ड्रिल जो होता है स्थानीय सरकार की भूमिका में आता है। जमीनी स्तर पर निर्माण नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि गांव और शहरों में नए भवन आपदा रोधी, मतलब अर्थक्वेक या साइक्लोन रेसिस्टेंट तकनीकों से बने हैं कि नहीं बने हैं। अब हम आ गए हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के ऊपर। इसमें महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो अभी जो मैंने धाराएं ऊपर बताई थी कि 2D में क्या बताया गया है, आपदा के बारे में बताया गया है। तो इसी तरीके से आपको याद करके चलना है कि भाई एक एक धारा आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा धारा नहीं है। ये नहीं कि आपको 79 धारा रटना है, लेकिन जो मेन धाराएं हैं ना उन्हें आपको रटना पड़ेगा, और रटना ही इसका एक इलाज है। तो जो सबसे पहली धारा है और जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो है आपकी 2D। 2D में जो है आपदा के बारे में बताया गया है। इसी के तहत आपदा को परिभाषित किया गया है कि कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित दुर्घटना, तबाही या गंभीर घटना जिससे बड़े स्तर पर जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, वो आपदा कहलाती है। तो इसमें मानव निर्मित भी है, तबाही भी है, गंभीर घटना भी है, प्राकृतिक भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। जिससे भी जीवन को, मतलब कोई आदमी मर जा रहा है, कोई जीव जंतु मर जा रहा है, ठीक है। संपत्ति को, घर मकान गाड़ी घोड़ा खत्म हो रहा है। पर्यावरण को, बहुत सारे वृक्ष गिर गए, आंधी आ गई, तो ये सब आपदा है। तो ये आपदा की परिभाषा 2D में दी गई है, इसे अपने जहन में आपको बैठा लेना है और भूलना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। भूल जाओगे तो फिर एक नंबर गवा दोगे। धारा 2E की बात करते हैं। तो धारा 2E में क्या है? धारा 2E में है आपदा प्रबंधन, मतलब किस तरीके से आपदा को आप प्रबंधित करोगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे जब आपदा आएगी तो। क्योंकि आपदा की परिभाषा तो 2D में बता दी गई, लेकिन आपदा को रोकने, उनके असर को कम करने, इसके अलावा तैयारी और आपकी त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है, पुनर्वास, इनकी निरंतर प्रक्रिया को इसमें परिभाषित किया गया है। तो 2E में आपदा प्रबंधन को रोकने के बारे में बताया गया है कि उसका मिटिगेशन कैसे करना है, मतलब न्यूनीकरण कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, त्वरित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए,
पुनर्वास कैसे करना है, इन सब के बारे में 2E में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन आया कि आपदा प्रबंधन के बारे में किस अधिनियम में बताया गया है, 2A, 2B, 2D, 2E, तो 2E लगाना है। लेकिन अगर पूछ ले कि आपदा की परिभाषा किसमें दी गई है, 2A, 2B, 2D, 2C ऐसे दे दिया, तो 2D में बता देना है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका होता है एनडीएमए होता है, एनईसी होता है। तो एनडीएमए की स्थापना के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो एकदम जहन में बैठा लेना कि भाई एनडीएमए की स्थापना के बारे में धारा 3 में बताया गया है। तो धारा 3 में क्या है? एनडीएमए का गठन है, और जो एनडीएमए बनेगा इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, और इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। एनडीएमए, एसडीएमए सबकी बात हम क्रम से करेंगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। एनडीएमए की स्थापना के बारे में आपने जान लिया कि भाई धारा 3 में जो है इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। वहीं जो धारा 6 है, इसमें एनडीएमए की शक्तियां क्या होंगी और ये कार्य क्या करेगा, इसके बारे में जो बताया गया है धारा 6 में बताया गया है। ये जो धारा है एनडीएमए को देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, मतलब एनडीएमपी, एनडीएमपी बनाने, नीतियों को मंजूरी देने और अन्य मंत्रालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की सर्वोच्च शक्ति देता है। एनडीएमए को जो शक्ति मिलती है धारा 6 से मिलेगी, और ये कार्य क्या करेगा इसके बारे में भी जानकारी धारा 6 में ही दी गई है। धारा 8 किससे संबंधित है? क्योंकि अभी आपने देखा एनडीएमए के बारे में कि भाई धारा 3 में उसकी परिभाषा दी गई है, वहीं धारा 6 में उसकी शक्तियां और कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 8 में आपके राष्ट्रीय कार्यकारी समिति मतलब एनईसी के बारे में बताया गया है। एनडीएमए की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन, भारत सरकार के गृह सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 8 में बताया गया है। राष्ट्रीय योजना में क्या होता है कि पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करने का ये आदेश देती है, जिसे एनईसी बनाती है और एनडीएमए मंजूरी देता है। तो राष्ट्रीय योजना की बात किसमें की गई है? धारा 11 में। तो राष्ट्रीय स्तर पे आपने देख लिया कि भाई जो एनडीएमए है उसके गठन की बात किस धारा में की गई? धारा 3 में। वही एनडीएमए के कार्य शक्तियों के बारे में कहाँ पर बात की गई है? धारा 6 में। एनईसी की बात कहाँ की गई है? धारा 8 में। राष्ट्रीय योजना की बात किसमें की गई है? धारा 11 में। अब यहाँ आप राज्य स्तर पे देखेंगे, एसडीएमए की जो स्थापना की गई है धारा 14 के अंतर्गत की गई है। प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, और जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहां पे उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी हेड होगा वो वहां पे एसडीएमए का अध्यक्ष होगा, ठीक है? एसडीएमए की स्थापना की बात धारा 14 में। वहीं राज्य कार्यकारी समिति की बात जो की गई है वो धारा 20 में की गई है, और इसी में बताया गया कि भाई एसडीएमए की सहायता के लिए एक समिति होगी जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। तो एसईसी की बात धारा 20 में की गई है। एसईसी मतलब राज्य कार्यकारी समिति के जो कार्य हैं इसके बारे में धारा 22 में बताया गया है। राज्य स्तर पर आपदा राहत कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन करना और समन्वयन करना। इसके अलावा जिला स्तर पे आपके होते हैं डीडीएमए, और डीडीएमए की स्थापना की बात धारा 25 में की गई है। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के गठन का प्रावधान है, और इसके सह अध्यक्ष होते हैं। अब सह अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? भाई जो अध्यक्ष होते हैं वो जिले का कलेक्टर होगा, डीएम होगा या फिर डिप्टी कमिश्नर होगा, ये आपके अध्यक्ष होंगे। वहीं जो इसके सह अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष मतलब जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो होते हैं।
स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि। डीडीएमए की स्थापना की बात धारा 25 में है। डीडीएमए के कार्य के बारे में जो बताया गया है धारा 30 में बताया गया है। जिले के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना बनाना और स्थानीय स्तर पर राहत कार्यों का नेतृत्व करना, ये सब कार्य जो बताए गए हैं डीडीएमए के कार्य धारा 30। इसको रटना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय आपके पास नहीं है कि भाई इसमें कोई आप ट्रिक लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, रटना ही है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए वित्तीय प्रावधान मतलब फाइनेंशियल प्रोविजन एंड फंड। तो जो धारा 46 है, ठीक है, धारा 46 में एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की बात की गई है। तो एनडीआरएफ की बात कहाँ की गई है? धारा 46 में, जिसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए पैसे जुटाने हेतु नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में धारा 46 में बताया गया है। वहीं एनडीएमएफ मतलब नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इसके बारे में बताया गया धारा 47 में। मिटिगेशन मतलब न्यूनीकरण होता है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एनडीआरएफ धारा 46, एनडीएमएफ धारा 47। आपदा के खतरों को पहले ही कम करने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन धारा 47 में किया गया है। वहीं जो धारा 48 है इसमें राज्य और जिला कोष की बात की गई है, मतलब एसडीआरएफ और एसडीएमएफ कह सकते हो। यहाँ पे आर जो होगा वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा प्रतिक्रिया कोष है, या ये रिलीफ नहीं होगा, प्रतिक्रिया कोष होगा, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, गलत मैंने बता दिया तो आप ध्यान रखेंगे। मतलब एनडीआरएफ का मतलब होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, रिस्पॉन्स फंड है। और ये तो आपका मिटिगेशन होगा, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। वहीं जो आपका एसडीआरएफ है इसका मतलब होगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एसडीएमएफ मतलब स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। डीडीआरएफ का मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, डीडीएमएफ का मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। राज्य और जिला कोष की बात धारा 48 में, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की बात धारा 47 मतलब एनडीएमएफ की बात धारा 47 में, एनडीआरएफ की बात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की बात धारा 46 में। विशेष बल संस्थाएं स्पेशल फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूट्स धारा 42, एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रिसर्च ट्रेनिंग क्षमता निर्माण के लिए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना का प्रावधान किया गया है और ये धारा 42 में है। एनडीआरएफ के बारे में किसमें बताया गया? धारा 44 के बारे में। आपदा के समय विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन का कानूनी आधार बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए अपराध और दंड, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो धारा 51 है और धारा 60, ये सब मतलब धारा 51 से लेकर धारा 60 तक जो भी धाराएं हैं वो आपके नागरिक हों या अधिकारी हों, अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एसडीएम साहब के पास राहत कोष ज़्यादा आया लेकिन उन्होंने खर्चा बहुत कम किया, जो अधिकारी हैं जो नागरिक हैं वो अगर किसी आपदा के समय कोई बदतमीजी करते हैं तो उनको जेल में डालना, उनसे जुर्माना लेना, ये सारे जो प्रावधान हैं धारा 51 से लेकर के धारा 60 तक किए गए हैं। जो धारा 51 है, बाधा डालने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति राहत कार्य में लगे अधिकारियों के काम में रुकावट डालता है तो उसे 1 से 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 51 के हिसाब से नागरिकों के लिए हो गया, अधिकारियों का इसमें बचाव है। धारा 52 झूठे दावे, फॉल्स क्लेम्स।
आपदा के समय सरकारी सहायता या राहत सामग्री पाने के लिए झूठा दावा करने पर 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। झूठा दावा करने पर धारा 52 के तहत आपको 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। धारा 54 झूठी चेतावनी, फॉल्स वार्निंग, आपदा को लेकर समाज में दहशत या अफवाह फैलाने वाली झूठी चेतावनी देने पर 1 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। तो ये सभी धाराएं आपको याद रखनी है। धारा 51 बाधा डालने पर जो है काम करेगा। धारा 52 झूठा कोई दावा करेगा तब काम करेगा। धारा 54 जो है कोई झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाएगा तो जो है वहां पे धारा 54 काम करेगा। अब देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जैसा कि आपको पता है भाई, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में आया, इसकी जो स्थापना होती है 23 दिसंबर 2005 को होती है और इसमें टोटल आपके 11 अध्याय होते हैं। ठीक है, 11 अध्याय 79 धाराएं होती हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए से जो एनडीएमए की स्थापना होती है, एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना होती है, वो होती है 27 सितंबर 2006 को गृह मंत्रालय के तहत की जाती है। तो एनडीएमए की स्थापना कब हुई? अगर ईयर दे दिया जाए 2001, 2, 4, 5, 6, तो एनडीएमए की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 2006 लगाना है। डेट सहित याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कभी कभी डेट सहित भी पूछ लेता है। जो एनडीएमए का मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ये है आपके सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में। इसका जो नोडल मंत्रालय है केंद्रीय गृह मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। मतलब जो एनडीएमए काम करेगा किसके अंडर में करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करेगा। अगर एनडीएमए के संगठन की बात देखोगे तो अध्यक्ष इनके होते हैं प्रधानमंत्री, और जो सदस्य होते हैं इनके पास 9 सदस्य होते हैं, अधिकतम 9 सदस्य। उपाध्यक्ष जो आपके 9 सदस्य होंगे उन्हीं में से एक को जो है उपाध्यक्ष मनोनीत कर लिया जाता है, और जो उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। मतलब वो कैबिनेट मंत्री के सारे जो है सुख भोग करता है, हिसाब से मतलब आवास हो गया, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ। एनडीएमए की कार्यकारी निकाय आपका एनईसी है, और एनडीएमए की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति मतलब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेते हैं, एनईसी होती है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। यह समिति जो है एनडीएमए की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवाती है। तो एनईसी का काम क्या है? एनडीएमए ने जो भी कानून वगैरह बनाए उसको जमीनी स्तर पर लागू करवाना। अब यहाँ परीक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी धाराएं, इनके बारे में आपको याद रखना है। धारा जो 2D है इसमें आपदा की परिभाषा दे रखी है, इसमें बताया गया आपदा क्या है। धारा 3 जो आपका है, इस धारा के तहत केंद्र सरकार को एनडीएमए के गठन का अधिकार दिया गया है। मतलब इसी धारा के तहत एनडीएमए का गठन किया गया है। धारा 6 में क्या बताया गया है? मतलब ये धारा जो है एनडीएमए को देश के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाने की शक्ति देती है। पावर एंड फंक्शन और काम के बारे में भी बताया गया कि भाई एनडीएमए क्या कार्य करेगा। वही जो धारा 8 है, इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो एनईसी है किसकी सहायता के लिए बनी है? एनडीएमए की सहायता के लिए। तो धारा 8 में एनईसी के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के गृह सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, जो एनडीएमए के निर्णयों को लागू करवाते हैं। धारा जो 14 है, इसके तहत राज्य स्तर पर एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। धारा 25 में डीडीएमए के गठन की बात की गई है और इसके अध्यक्ष कलेक्टर डीएम होते हैं।
धारा 14 में एनडीआरएफ के गठन की बात की गई है, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन का प्रावधान है। धारा 46 और 47 इसमें जो है एनडीएमएफ और एनडीआरएफ जैसे राष्ट्रीय फंड बनाए गए हैं। एनडीएमएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। यहाँ आप देखेंगे गवर्निंग एक्ट, प्रमुख अधिनियम, वैधानिक आधार। एनडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। तो एनडीएमए क्या है? एक वैधानिक निकाय है। इसी अधिनियम के तहत एनडीएमए को भारत में आपदाओं से निपटने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने के कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो एनडीएमए है, एसडीएमए है, एनडीआरएफ है, सबके बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। 3 से 4 लेक्चर की बात हुई थी, तो लगभग 4 लेक्चर आएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा लेक्चर करेंगे तो आप भी भूल जाएंगे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। जो भी इसकी पीडीएफ वगैरह है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।